हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। हमने ये समझा था कि किस तरीके से जो आपकी अध्रुवीकृत जो तरंगे होती है, यानी जो आपकी अनपोलराइज लाइट होती है या अनपोलराइज वेव होती है, किस तरीके से निकोल प्रिज्म उसे आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है या परिवर्तित कर देता है। आज हम इसके आगे का टॉपिक समझेंगे जो कि आपका मेलस लॉ है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था किस तरीके से जो आपकी निकोल प्रिज्म होती है वो आपकी जो है जो अनपोलराइज लाइट होती है उसे प्लेन पोलराइज लाइट में किस तरीके से कन्वर्ट कर देता है, ये हमने देखा था। और किस तरीके से जो अलग अलग, यानी जब हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी अध्रुवीकृत जो लाइट है यानी प्रकाश है, वो जब निकोल प्रिज्म से पास होता है तो किस तरीके से वो वेव्स या वो लाइट, वो प्रकाश जिसमें जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर होता है आपके जो आपका प्रिज्म है इसके पोलराइजेशन के, और जो पैरेलल होता है जो आपकी निकोल प्रिज्म है इसके पोलराइजेशन के, किस तरीके से वो सेपरेट होते हैं, ये हमने समझा था। अब हम मेलस लॉ के बारे में समझेंगे कि मेलस लॉ होता क्या है। तो अगर हम मेलस लॉ की बात करें तो हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट देखा था जिससे हमने ये देखा था कि जो आपकी लाइट होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। इसको समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट समझा था जिसमें हमने एक पोलराइजर और एक एनालाइजर लिया था, जो कि आपका ये पोलराइजर और एनालाइजर होते हैं, ये आपके टॉर्मेटाइन जो मटेरियल होते हैं इसकी प्लेट्स होती हैं। और हमने अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवीकृत प्रकाश को जब पहले पोलराइजर से पास कराया था और फिर इसे ध्रुवीकृत प्रकाश बना के फिर हमने एनालाइजर में इसको एनालाइज किया था, देखा था, और इसकी जो है इंटेंसिटी हमने ऑब्जर्व की थी। हमने ये देखा था कि फाइनली जो आपका एनालाइजर है उससे जब आपकी जो लाइट है, प्रकाश है, जो कि पोलराइज्ड लाइट है यानी ध्रुवीकृत प्रकाश है, वो जब उससे पास होता है तो हमें लाइट की इंटेंसिटी कैसी मिलती है, ये हमने देखा था। हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया था कि जब आपका एनालाइजर जो है उसकी जो पोलराइजेशन है वो जब आपकी पैरेलल होती है, समानांतर होती है आपकी पोलराइज या ध्रुवीकृत प्रकाश के, तो आपको क्या है उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट मिलती है जितनी इंटेंसिटी जो है आपकी पोलराइज लाइट की है यानी ध्रुवीकृत प्रकाश की है। और हमने ये भी देखा था कि जब हम एनालाइजर की जो पोलराइजेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो जाती है आपका जो ध्रुवीकृत प्रकाश है उससे, तो हमने ये देखा था कि हमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रकाश एनालाइजर के बाद प्राप्त नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे हम मेलस लॉ से समझेंगे। हम ये रिलेशन देखेंगे कि जो आपकी इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी है यानी जो प्रकाश की तीव्रता है, वो आपके जो एनालाइजर के एंगल है, उसका जो आपका एनालाइजर का जो पोलराइजेशन है उसका जो एंगल है उस पर किस तरीके से डिपेंड करती है, ये हम देखेंगे। तो बेसिकली जो आपका मेलस लॉ है वो ये कहता है कि Malus law states that the intensity of plane polarized light that passes through an analyzer varies as the square of cosine of angle between the plane of polarizer and the transmission axis of the analyzer। यानी जो आपका मेलस का लॉ है ये कहता है कि जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है यानी जो आपकी ध्रुवीकृत प्रकाश है उसकी तीव्रता
उसकी तीव्रता यानी उसकी जो इंटेंसिटी है जो कि आपकी एनालाइजर से पास होगी वो वेरी करेगी, वो चेंज करेगी। किससे वेरी करेगी? स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइज, यानी आपका जो पोलराइजर है, एनालाइजर जो है, उसकी जो पोलराइजेशन है उसका एंगल ट्रांसमिशन एक्सेस के साथ जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका जो एनालाइजर की पोलराइजेशन है इसका जो एंगल है यहाँ पे आपको फाई दिखाई दे रहा है ट्रांसमिशन एक्सेस। ट्रांसमिशन एक्सेस मतलब वो एक्सेस जहां से आपका जो लाइट है, पोलराइज लाइट है, वो पास हो रही है, जिस एक्सेस से वो चल रही है, गति कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एंगल है एनालाइजर के पोलराइजेशन का और जो ट्रांसमिशन एक्सेस है इसके बीच में आपका जो एंगल बन रहा है वो आपका फाई बन रहा है। क्या बन रहा है? फाई बन रहा है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं, या मेलिस लॉ ये कहता है कि जो इंटेंसिटी होगी, जो आपकी इंटेंसिटी है, किसकी इंटेंसिटी है? आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है जो हमें मिलती है जो आपके एनालाइजर के बाद, वो आपकी वेरी करती है या प्रोपोर्शनल होती है कोसाइन ऑफ यानी कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, कॉस ऑफ एंगल जो आपका क्या है? फाई। इस केस में फाई है, हम थीटा भी ले सकते हैं। इस केस में हमारा जो एंगल है वो आपका फाई बन रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोपगेशन है यानी जो प्रसार है वेव का, वो किस डायरेक्शन में है? जो आपके यहाँ पे ई नॉट कॉस फाई है। ठीक है, ई नॉट कॉस फाई है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका प्रसार है, इस डायरेक्शन में ये चल रही है, प्रसार है इसका। तो ये जो एंगल है, ये आपका पोलराइजेशन के साथ जो एंगल बना रही है वो आपका क्या एंगल है? फाई एंगल। तो आपका क्या हो जाएगा? आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल। तो यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई का स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल्स टू के I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस केस में हम आई नॉट की बात करें तो जो आपका आई नॉट है, ठीक है, आई नॉट जो है वो आपकी इंटेंसिटी है लाइट की पोलराइजर से, यानी जब पोलराइजर से आपकी लाइट पास होती है जो है आपको क्या मिलती है? एक ध्रुवीकृत प्रकाश मिलता है, पोलराइज लाइट मिलती है, तो उसकी इंटेंसिटी आपकी आई नॉट है। और जो थीटा है वो आपका प्रसार यानी ट्रांसमिशन और जो आपका एंगल है एनालाइजर का उसके बीच का ये एंगल है। तो ये आपका क्या है? आपका ये मेलिस लॉ है। अगर आपका जो एनालाइजर है, ठीक है, जो अगर आपका जो एनालाइजर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका एनालाइजर और पोलराइजर, एनालाइजर और पोलराइजर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों का जो पोलराइजेशन है, दोनों की जो पोलराइजेशन है अगर पैरेलल होगी यानी समानांतर होगी, पैरेलल होगी, तो क्या होगा? जो आपका थीटा होगा वो आपका 0 डिग्री कब हो जाएगा? when polarizer and analyzer are parallel, यानी जब आपका जो है पोलराइजर जो आपका पोलराइजर है और जो आपका एनालाइजर है, और जो आपका क्या है? एनालाइजर है,
ये क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। या आपका जो फाई, हमने इसमें एंगल फाई लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका फाई एंगल है, इस केस में क्या है, फाई एंगल है, तो फाई एंगल आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, या फिर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। 0 होगा या फिर आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका जो है कॉस फाई जो है वो +-1 होगा। इसका मतलब आई बराबर आपका I0, कॉस फाई आपका +-1 हो गया, यानी 1 हो गया, यानी आई की वैल्यू I0 के बराबर आपकी हो जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जब आपका जो पोलराइजर है और जो आपका एनालाइजर है, और क्या है आपका एनालाइजर है, ये क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी परपेंडिकुलर। आपके पोलराइजर और एनालाइजर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी मतलब कि थीटा जो है आपका, या इस केस में हम फाई ले रहे हैं, जो आपका एंगल है थीटा, अगर हम इस केस की बात करें, हम यहाँ पे फाई डिनोट किया है, तो फाई बराबर अगर हमारा 90 डिग्री है, तो यानी कॉस फाई जो है आपका कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा, यानी जो आई है उसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवीकृत प्रकाश को जो है, जिसकी इंटेंसिटी क्या है हमारी I0 है, ठीक है, उसे अगर हम किसी पोलराइजर या पोलराइड से पास करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम देखते हैं। इस केस में अगर हम कॉस स्क्वायर फाई की बात करें, अगर हम इसका एवरेज निकालें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 0 to 2π। यानी हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक जो है 360 डिग्री के लिए हम ले रहे हैं, तो 1/2π 0 से 2π हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2π 0 से 2π। कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2π इंटू 2 आपका नीचे इसमें इस तरीके से आएगा। और अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा थीटा। हम इसमें फाई लेते हैं, तो अगर हम फाई से लें तो आपके पास जो एंगल आएगा यहाँ पे फाई प्लस साइन 2φ/2 0 to 2π। क्योंकि आपका cos 2 फाई जो है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास साइन 2φ/2 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें cos स्क्वायर फाई की, अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
आपका यहाँ 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई 1/2 पाई इंटू 2 है। अंदर आपके पास पहले आप 2 पाई रखेंगे, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, माइनस 0, तो वो आपका एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा आपका साइन 4 पाई बाय 2 माइनस आपका साइन 0/2। साइन 0 आपका 0 होता है। अगर हम साइन 4 पाई की बात करें, किसकी बात करें, साइन 4 पाई की बात करें, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर फाई, 2 पाई से यहाँ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 1/2 इस तरीके से ये बच जाएगा। तो अगर हम मेलस लॉ देखें, मेलस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ के अनुसार आपका I बराबर जो है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है या कॉस स्क्वायर फाई होता है, ठीक है। हम इस केस में फाई ले रहे हैं, I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर फाई हमारा 1/2 आ गया है, तो यानी I की जो वैल्यू आई है वो हाफ I नॉट आ गई। तो ये हमारा मेलस लॉ आ गया है, इस तरीके से हमारा मेलस लॉ आएगा। और हमने इसमें ये देखा है कि जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, अनपोलराइज्ड यानी अध्रुवीकृत जो प्रकाश है, इसकी इंटेंसिटी हम I नॉट लेते हैं। अगर हम उसे पोलराइजर से पास करते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाफ हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। तो ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि जब आप कभी भी जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवीकृत प्रकाश है, उसको जब आप पोलराइजर से पास करते हो तो जो एक्चुअल जो उसकी ओरिजिनल जो उसकी इंटेंसिटी थी, जो उसकी तीव्रता थी, वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, यानी बिखराव द्वारा ध्रुवीकरण के बारे में। इसमें क्या करना है आपको, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास एक स्कैटरर है, ठीक है, यानी एक ऐसा आपके पास एक ऐसा मैटर है जो कि लाइट को यानी प्रकाश का बिखराव करता है, उसे स्कैटर कर देता है। तो हमने क्या किया, हमने एक स्कैटरिंग सब्सटेंस लिया है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि हमने कुछ सब्सटेंस लिया है जो कि स्कैटर हो सकता है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है यानी अध्रुवीकृत प्रकाश है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसे z एक्सिस से यहाँ पे जो आपका स्कैटरर है, ठीक है, उस पे हमने डाला। क्या किया, हमने क्या किया, हमने एक स्कैटरर लिया, उस पे z एक्सिस से अध्रुवीकृत प्रकाश यानी जो आपका अनपोलराइज्ड लाइट है उसको डाला। अब जो आपका स्कैटरिंग मटेरियल है यानी जो स्कैटरर है वो कैसे स्कैटर करेगा लाइट को, यानी जो भी आप वेवलेंथ की लाइट डाल रहे हो, जिस भी वेवलेंथ का आप जो है प्रकाश डाल रहे हो, उसके जो वेवलेंथ है वो जो है मतलब जो आपका मैटर है जिससे आप स्कैटर कर रहे हो, जो स्कैटरर है उसकी जो वेवलेंथ है वो आपके प्रकाश के अनुसार होनी चाहिए, यानी जो आपकी प्रकाश आप डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। अब वो जब उस पे पड़ता है, स्कैटरर पे पड़ता है, तो आपकी जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है दो डायरेक्शन में, एक आपकी एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट होती है उस पे आपके जो है
फील्ड होती है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, या हम ये कहते हैं कि जो आपकी वेव्स ट्रैवल कर रही है, जिस प्लेन में वो वाइब्रेट कर रही हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और जब हम लाइट की बात करते हैं तो वो EM वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो जब वो स्कैटर होगी, तो जब स्कैटर होगी तो एक जो आपका जो पोलराइजेशन है लाइट का, तो हमारे पास दो तरीके की पोलराइजेशन होती है, एक जो होती है पैरेलल होगी और एक परपेंडिकुलर होगी। तो बेसिकली जब ये स्कैटर होगी तो जो आपकी वाई एक्सिस की तरफ जो लाइट मूव करेगी उस पे जो पोलराइजेशन होगा, उसका जो पोलराइजेशन होगा वो आपका समानांतर होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। वहीं जो एक्स एक्सिस पे लाइट मूव करेगी, प्रकाश चलेगा, उसका जो पोलराइजेशन होगा, उसका जो ध्रुवीकरण होगा वो पैरेलल होगा आपके वाई एक्सिस से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो स्कैटर होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई लाइट, कोई प्रकाश किसी भी स्कैटरर पे, ठीक है, किसी भी स्कैटरर पे हम क्या करते हैं, उसे डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो जिस डायरेक्शन में आप लाइट को डाल रहे हो उसके परपेंडिकुलर वो स्कैटर होती हैं। और हमेशा जो हमें लाइट मिलती है, जो प्रकाश मिलता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ठीक है, कैसा मिलता है, समपर ध्रुवीकृत होती है आपकी जो प्रकाश। Light scattered in a direction perpendicular to the incident light is always plane polarized. आपतित प्रकाश के लंबवत दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश सदैव समतल ध्रुवित होता है। यानी कि जैसे कि हमने इसमें ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जिस डायरेक्शन में हम डाल रहे हैं आपके प्रकाश को, तो ये जब स्कैटर होता है, ठीक है, दो अलग अलग जो है पोलराइजेशन इसमें निकलता है, तो वो जो है हमेशा जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है जो अपतित किरण है उसकी। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास हमने एक मीडियम लेना है जो कि एक डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, आप कोई ग्लास भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक हमने अनपोलराइज्ड लाइट ली, यानी अध्रुवीकृत प्रकाश लिया, उसको हमने क्या करना है, इस मीडियम पे डालना है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवीकृत प्रकाश जो है आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा यहाँ से ए से जा रहा है, इसे अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो इस या नॉर्मल की डायरेक्शन में, अगर इस तरीके से आप जो है परपेंडिकुलर डालते हो आप मीडियम में, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिफ्लेक्टेड बीम नहीं मिलेगी और आपको जो है जैसा प्रकाश आपके पास है अनपोलराइज्ड या अध्रुवीकृत, वैसा ही प्रकाश आपको मीडियम के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवीकृत प्रकाश को 0 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करते हो, यानी आपने एक्स एक्सिस से क्या किया, आपका जो ये एक्स लाइन है, यहाँ से आपने जो आपका अध्रुवीकृत प्रकाश है वो डाला, तो हम क्या देखेंगे कि आपका जो है प्रकाश जो है जो हमें बाद में इससे फ्लो करेगा, हमें मिलेगा, वो आपका सेम अनपोलराइज्ड लाइट ही मिलेगी। आपको क्या करना है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जो है आपका जो लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवीकृत प्रकाश है, उसे डालना है। और आपको इस तरीके से डालना है कि जो आपका प्रकाश है वो कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाए, यानी कुछ जो प्रकाश है वो आपका रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो जाए और कुछ आपका क्या हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए, यानी मीडियम से पास हो जाए। अब आप ये देखेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्टेड जो आपको लाइट मिलेगी वो आपकी प्लेन पोलराइज्ड होगी, यानी वो आपके पास एक ध्रुवीकृत प्रकाश मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें
लाइट की जो कि आपकी क्या हो रही है, मीडियम से पास हो रही है यानी रिफ्रेक्ट हो रही है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो लाइट है वो आपकी पार्शियली पोलराइज्ड, आपकी क्या हो जाएगी, पार्शियली अनपोलराइज्ड होगी या पार्शियली पोलराइज्ड होगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी मीडियम से पास होगी, यानी जो लाइट आपकी मीडियम से पास होगी, उसमें जो वाइब्रेशन है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में आपको मिलेंगे, लेकिन कम अमाउंट में मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड लाइट की जो कि प्लेन पोलराइज्ड है, यहाँ पे आपको जो वाइब्रेशन मिलेगी वो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। तो वो एंगल जिस पे हम जब अनपोलराइज्ड लाइट को जो है किसी मीडियम पे, डेंसर मीडियम पे डालते हैं और आपको एक रिफ्लेक्टेड और एक रिफ्रैक्टेड रे मिलती है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है क्या है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसी है, आपकी प्लेन पोलराइज आपको रे मिलती है, प्लेन पोलराइज आपको लाइट मिलती है। इस एंगल को हम आईपी से डिनोट करते हैं और इसको हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं और इसको हम ब्यूस्टर्स एंगल भी कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी मीडियम पे डालते हैं तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है हमें, वो हमें हमेशा प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। The unpolarized light is incident on the boundary between the two media which are transparent. The light which is reflected is polarized in such a direction that its electric vector is perpendicular to the plane of incidence. And the angle between the reflected ray and the refracted ray of light is the right angle. यानी जब भी किसी अध्रुवीकृत प्रकाश को हम जो है किसी बाउंड्री पे डालते हैं, ठीक है, दो मीडिया की बाउंड्री में डालते हैं, तो जो लाइट है रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है इस तरीके से कि जो उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, यानी वो डायरेक्शन जिसपे वो वाइब्रेट कर रही है वो परपेंडिकुलर होता है आपके प्लेन ऑफ इंसिडेंट के। तो जो आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर मिलता है रिफ्लेक्टेड रे का, जो आपके पास रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण जो है या परावर्तित जो लाइट है उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, यानी वो डायरेक्शन जहाँ पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं उसके पार्टिकल, वो आपके परपेंडिकुलर मिलते हैं, लंबवत मिलते हैं किसके, प्लेन ऑफ इंसिडेंट, यानी वो प्लेन जहाँ पे हमने जो है लाइट को अपतित कराया है उसके वो परपेंडिकुलर हमें प्राप्त हो। और जो एंगल होता है, कोण बनता है रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण और जो आपका जो अपवर्तित किरण है रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का आपका होता है। ये जो दो एंगल है ये हमें हमेशा 90 डिग्री के मिलते। अध्रुवीकृत प्रकाश दो माध्यमों के बीच की सीमा पर अपतित होता है जो पारदर्शी होते हैं। जो प्रकाश परावर्तित होता है वह इस तरह से ध्रुवीकृत होता है कि इसका विद्युत सदिश घटना के तल के लंबवत होता है और परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण प्रकाश समकोण होता है। Therefore, we can conclude that reflected ray is polarized completely when the reflected ray is perpendicular to the refracted ray. The angle of incidence denoted in the above diagram is known as Brewster's angle. यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी परावर्तित किरण हमें प्राप्त हुई है वो हमारी क्या होती है, ध्रुवीकृत होती है, और ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे के साथ यानी परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के साथ समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल या दोनों क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो हमारे पास इस केस में जो है अपतित कोण आया है
उसको हम ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं या पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। इसलिए हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परावर्तित किरण पूरी तरह से ध्रुवीकृत होती है जब परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के लंबवत होती है। उपरोक्त आरेख में दर्शाए गए घटना के कोण को, यानी जो आपका इंसिडेंट एंगल है, अपवर्तित कोण है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम जो है ब्रूस्टर एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।